अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, फिट-फाट होंगे। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी रिव्यू ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपको नावल कैसा लग रहा है। तो भई मैं आज आपके रिव्यूज़ का हमेशा की तरह जो इंतज़ार करती हूँ, आज भी इंतज़ार करूँगी और आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अभी एपिसोड लिखना बैठूँ ताकि कल आपको एक लॉन्ग एपिसोड दे सकूँ। तो जी जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं उनको बता दूँ कि भई अब शुरू हो चुके हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स शुरू हो चुके हैं तमाम कपल्स के जो हैं वो रिवील्स होंगे सीक्रेट्स और हमारा नावल बढ़ेगा आगे। तो भई जी वीडियो को फिर कहूँगी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़ खामोश रीडर्स जो पढ़ के चले जाते हैं उनका भी फ़ायदा है जब आपको एपिसोड जैसे ही मिलेगी तो आपको नोटिफिकेशन वसूल हो जाया करेगा तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और मैं जल्द अज जल्द लॉन्ग एक साथ आपको दे सकूं। तो जी अगर आप मेरे पिछले नावल पढ़ना चाहते हैं तो क्या है आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में तमाम नावल मिल जाएंगे। जी है पिछला नावल गुजरा है जुनून तेरे इश्क का जो कि बहुत हिट एंड खूबसूरत नावल था। आपको उसमें पैशन हर कुछ सब कुछ मिल जाएगा। तो भई कल की एपिसोड में आपका आपके आज के एपिसोड में रिव्यू अच्छा आना चाहिए, लाइक सबने करना है तो रिव्यू देना है ताकि फिर मैं लॉन्ग किस्त लिखना शुरू करूँ। आपका रिव्यू जैसे ही अच्छा आया तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं लॉन्ग एपिसोड दूँ और कोशिश करूँगी कि शहराम और बहारे का दूँ और अरहाम खानज़ादा का ट्विस्ट भी शुरू हो जाएगा। तो असफन यार खान एंड आबिर का ट्विस्ट भी आने वाला है। तो जुड़े रहें अपने इस नावल से और प्यार देते रहें। तो हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। आप जहाँ रहें हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराते खेलते रहते आसिफ रमज़ेश तहरीन और आसिफ अरहाम खानज़ादा की गाड़ी हवेली के गेट पर आकर रुकी थी। फरिश्ते निडाल सी टेक लगाए आंखें मूंदे हुए थी। अरहाम कुछ पल लब भिंजे फरिश्ते को देखता रहा जिसकी आंखों से बरसते आंसू उसकी गर्दन और उसकी आरिज़ और गर्दन को भिगो रहे थे। पूरे रास्ते उसकी आंखों की नमी खुश ना हुई थी। अरहाम ने अपना लब बुरी तरह कुचला था। छोटी बहन थी, बेटियों जैसी। उसकी तकलीफ उसके दिल के कई टुकड़े कर गई थी। दरवाज़ा खोलकर उतरा था और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे कलाई से नरमी से जकड़े बाहर की तरफ निकाला। फरिश्ते खामोशी से बाहर आ गई थी और बोर्ड की मानिंद पथराई खड़ी थी। उसकी नज़रें हवेली के दरो दीवार पर थी और हम उसके लरजते कांपते बदन को अपने बाजुओं के हल्के में लिए अंदर की जानिब बढ़ा। शाहनवाज की निगाह में जब तक थी बहुत बार हवेली आई थी, बहुत बार शहनवाज ने उसे अपनी हवेली से निकाला था मगर कभी उसकी ये हालत नहीं हुई थी। वो स्मार्ट चेहरे के साथ हवेली आती थी, कुछ दिन गुजारती थी। शाहनवाज उसे लेने आ जाता था, खामोशी से उसके साथ चली जाती थी। ना कोई शिकवा ना कोई आंसू, पत्थर सी थी तब वो। मगर आज तो वो फरिश्ते थे ही नहीं। ये तो टूटी बिखड़ी उजड़ी हुई फरिश्ते थी जिसका जैसे सब कुछ लुट चुका था। फरिश्ते की ज़िंदगी में हैदर खान की अहमियत वाज़िह हो चुकी थी। शाहनवाज सिर्फ उसी उसका शौहर था मगर हैदर खान उसकी ज़िंदगी था। शाहनवाज़ फ़रिश्ते के जिस्म का मालिक था मगर हैदर ख़ान उसके दिल, जिस्म और रूह का मालिक बन चुका था। फ़रिश्ते की हालत देखते अरहाम अपने फ़ैसले पर पछता रहा था। क्या था वो अपनी बहन को सारी उम्र अपने पास रख लेता, उसकी शादी ही ना करता। अब वो हैदर ख़ान की बेवफ़ाई, उसकी दूसरी शादी का ज़ख्म कैसे बर्दाश्त करेगी? वो तो उसे सुख देना चाहता था और उसे अब ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम दे चुका था। दिल का गम कैसा होता है? पत्थर से पत्थर इंसान टूट जाता है। उससे बेहतर कौन जान सकता था? वो इसीलिए अंदर दाखिल हुआ तो पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, सब अपने कमरों में थे। फरिश्ते के लरजते बदन को संभालते उसके कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि उसके बाजुओं में यकदम झूलती अपने होश खो बैठी थी। फरिश्ते अरहाम ने तड़पते हुए उसे पुकारा था। अरहाम खानज़ादा उसे बाजू में उठाए बेड की जानिब बढ़ा था। उसे बेड पर लेटाए वो बहारे की कमरे की जानिब बढ़ा।
فرشتے کی حالت بہت خراب تھی، وہ بخار سے تپ رہی تھی، بہارے اسے کمرے میں چیک کر رہی تھی۔ فرشتے کی حالت دیکھتے امینہ خانم کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ارحام ہمارا بچی کا کیا قصور ہے جو حیدر اس پر سوتن لا رہا ہے؟ اتنا معصوم، اتنا پیارا ہمارا بیٹی ہے۔ رقیہ خانم نے رول کر رکھ دیا ہمارا فرشتے کو، خدا اس عورت کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ امینہ خانم روتے ہوئے بولی۔ ارحام لب بنچے خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا، اس کی اپنی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ امینہ خانم کو کیا تسلی دیتا، جی کر رہا تھا حیدر خان کی جان لے لے، مگر نہیں لے سکتا تھا۔ اس کی بہن کی جان اس خود غرض بے حس انسان میں بستی تھی۔ پتہ نہیں کس کا نظر لگ گیا ہمارا بچوں کو، کوئی بھی خوش نہیں۔ امینہ خانم نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں بے دردی سے مس لی۔ لالا ہمارا بہارے فرشتے کے کمرے سے نکلتے ارحام کی طرف بڑھی۔ میں نے فرشتے کے جتنے بھی ٹیسٹ کیے ہیں ان کے مطابق فرشتے امید سے ہے۔ بہارے کی بات پر ارحام اور امینہ خانم صوفے سے کھڑے ہوئے تھے، وہ بے یقینی سے بہارے کو دیکھتے، اس کی بات سن رہے تھے، اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے تھے۔ جس کی وہ بہارے کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کی آنکھیں نم تھی، آواز کپ کپا رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تم بہارے؟ امینہ خانم نے شوق کے عالم میں کہا۔ ارحام خان زادہ بھی بے یقین ہوا تھا۔ میں بھی شاکڈ ہوں، مگر سچ یہی ہے، ٹیسٹوں کے مطابق فرشتے امید سے ہیں، باقی کے شک و شبہات صبح ہسپتال سے دور ہو جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے لالا کمی فرشتے میں نہیں، شاہ نواز میں تھی۔ اور الزام فرشتے پر لگا دیا، یا پھر اللہ نے فرشتے کے صبر کا پھل اسے عطا کیا ہے؟ جو بھی ہے، فرشتے ماں بننے والی ہے۔ بہارے نے بھیگے لہجے میں گہرے سانس لیتے کہا۔ فرشتے کی حالت اس سے بھی نہیں تھا کہ دیکھی جا رہی تھی، بے ہوشی کے عالم میں حیدر خان کا نام پکارے جا رہی تھی۔ لالا ہم فرشتے کے کچھ اور ٹیسٹ کروا کر شور ہونے پر حیدر خان کی فیملی کو بتا دیتے ہیں، وہ یہ سن کر دوسری شادی نہیں کرے گا۔ وہ شادی کرے یا نہ کرے، مگر فرشتے اب کبھی حیدر خان کے پاس نہیں جائے گی، وہ میری فرشتے کے لائق نہیں ہے۔ ارحام سر ڈٹل لہجے میں بولتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بہزاد خان کی گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ یہ فارم ہاؤس حویلی سے کافی دور تھا، پہاڑوں کے بیچ گرا یہ فارم ہاؤس میلوں پر پھیلا ہوا تھا، جس کے اطراف میں بہت بڑا جنگل تھا۔ آس پاس کوئی گھر، کوئی حویلی نہیں تھی۔ گاڑی بڑے سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو برش کے وجود پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ بہزاد خان کی گاڑی کے ساتھ چاروں طرف اس کے گارڈز کی گاڑیاں بھی آ کر رکی تھیں۔ ابریش کے حواس پوری طرح معطل تھے۔ زعیم کے خون میں لت پت لاش ابھی تک گاڑی میں پڑی تھی، اتنی بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ پورے راستے ابریش نے خوف سے پلکیں بھی نہیں جھپکی تھی۔ اپنی چادر کو اچھی طرح خود پر لپیٹتے ہوئے وہ سیٹ کے ساتھ چپکی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ساری بہادری ہوا ہوئی تھی۔ زعیم کی لاش اس کی وجود ان کی لاش اس کی تھرتھراہٹ میں اضافہ کر رہی تھی۔ زعیم جسے درندے کی موت کا کوئی غم نہیں تھا، مگر اس نے اپنے سامنے پہلی مرتبہ کسی کو اتنی بے دردی سے قتل ہوتے دیکھا تھا۔ بہزاد خان نے گاڑی سے اترتے ابریش کی طرف کا دروازہ کھولا تو ابریش کرنٹ کھا کر دوسری طرف ہوئی تھی، اپنی چادر مزید اچھی طرح خود پر پھیلائی۔ اس کے سر کا ایک بال بھی اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ سہمتی ہوئی گاڑی کے سیٹ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بہزاد خان نے گہرا مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھاتے ابریش کی کلائی جکڑی، اسے کھینچتے ہوئے باہر نکالا تھا۔ وہ گھسٹتی ہوئی باہر آئی تھی۔ درخت ضعیف بہزاد خان گرجا تھا، اس کی گرج پر ابریش بھی بری طرح لرز اٹھی تھی۔ اس لاش کو ہمارے پالتو بل ڈاگ کے آگے ڈال دو، اتنے دنوں سے اس نے انسانی گوشت نہیں کھایا۔
خوش ہو جائے گا۔ بہزاد خان ابریش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے مسکرایا تھا۔ بہزاد خان کے گارد رقصی نے زین کی لاش نکال کر گاڑی سے نکالتے زمین پر پھینکی تھی اور اپنے ہاتھ میں جکڑے کتے کا پٹا چھوڑ دیا تھا جو کب سے زین کے مردہ وجود کو دیکھ کر بھونکے جا رہا تھا۔ پٹا چھوٹنے کی دیر تھی، وہ بھونکتا ہوا اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ ابرش نے اپنا منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخ گلے میں گھونٹی تھی۔ اتنی بے رحمی اور غیر انسانی سلوک اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اسے زوردار چکر آیا تھا۔ ابرش نے اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ ابرش کو چکراتا دیکھ کر بہزاد خان اس کی طرف بڑھا تھا۔ خبردار، تم میرے قریب بھی آئے، اپنے غلیظ ہاتھوں سے مجھے چھوا بھی تو جان لے لوں گی تمہاری۔ ابرش پیچھے ایک ہوتی دیوار کے ساتھ لگے غرائی تھی۔ ان کا بھاری کہکا فارم ہاؤس میں گونجا تو پاس کھڑے گارڈز بھی مسکرائے تھے۔ اس کتے کا انجام دیکھ کر بھی تمہیں ڈر نہیں لگ رہا کہ تمہارے ساتھ یہاں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ بہزاد خان نے زعیم کی طرف اشارہ کرتے آنکھ ماری تھی جس کی لاش جنگلی کتے نے پل میں چیر پھاڑ کر رکھ دی تھی۔ نہیں ڈر لگ رہا کیونکہ میں کتوں سے نہیں ڈرتی۔ ابرش بہزاد خان کو گھورتے پھنکا رہی تھی۔ ابرش کے طنز پر بہزاد خان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آج رات تمہیں اصل میں پتہ چلے گا میں آخر ہوں کون، جب تمہارے انگ انگ سے کھیلوں گا، جب تمہارے نازک وجود سے اپنی پیاس بجاؤں گا، تمہیں کتے اور شیر میں فرق معلوم ہو جائے گا۔ بہزاد خان ابرش کے قریب ہوتا اس کی گرد دیوار پر اپنے دونوں ہاتھ پن کے غرایا تھا۔ بہزاد خان کی اتنی نزدیکی پر ابرش کے بدن میں غصے اور اشتعال کے مارے ابال اٹھے تھے۔ ابرش نے بہزاد کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ بہزاد خان اسی لمحے اس کا ہاتھ پکڑ اس کی کلائی بری طرح مروڑتے اس کی کمر پر لگا گیا۔ ابرش درد سے سسک کر رہ گئی۔ ابرش نے درد سے کراہتے ہوئے بہزاد خان کی سرخ سرد پتھریلی آنکھوں میں دیکھا۔ میں زعیم نہیں ہوں جو تمہارے تھپڑ کھا لے۔ تم نے بہزاد خان کو بہت ہلکے میں لیا ہے۔ آج رات تمہیں اندازہ ہو جائے گا اصلی مرد ہوتا کیسا ہے۔ بہزاد خان ابرش کی سہمی آنکھوں میں دیکھتے داڑھا تھا۔ ابرش کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ گرم سیال میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ بہزاد خان رحم کرو، میں زران کی عزت ہوں، ابرش سسکتے ہوئے بولی۔ زران کے نام پر بہزاد خان کی آنکھوں سے شعلے سے دہکے تھے۔ اب نہیں رہو گی عزت، تم اس قابل ہی نہیں رہو گی کہ اس کی عزت رہ سکو۔ تمہاری حالت، تمہارا لٹا پٹا وجود اب صرف بہزاد خان کی ملکیت ہوگا۔ تمہارا ہر راستہ صرف مجھ تک جائے گا۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتا پھنکا رہا تھا۔ ابرش منہ پر ہاتھ رکھ کر نفرت سے اپنا چہرہ پھیر چکی تھی۔ بہزاد خان اسے کچھ پل دیکھتا رہا، پھر اسے کلائی سے جکڑے اندر کی جانب بڑھا۔ بہزاد چھوڑو مجھے، ابرش الگ کے بل چیخی تھی۔ کار پر ہنستا ہوا سے لیے اندر داخل ہو چکا تھا۔ ابرش کو کلائی سے جکڑے ایک بہت بڑے کمرے میں داخل ہوا سے بیڈ پر پوری قوت سے پٹکا تھا۔ بیڈ کے نرم گدے پر روندے منہ گری تھی۔ ابرش اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے سیدھی ہوئی، وہ اسٹل ہوئی تھی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کمرے میں چاروں طرف دیواروں پر اس کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے۔ ریڈ دلہن کے لباس میں سجا سنورا اس کا وجود وہ ان پوسٹرز میں موجود تھی۔ بے یقینی سے پوسٹر دیکھ رہی تھی، بال کھلے ڈرا سہما اس کا وجود۔ ہر طرف اس کے ہی پوسٹر لگے تھے، اس کے انگ واضح تھا، اس کی کمر کا تل بھی واضح تھا جسے خاص طور پر کیپچر کیا گیا تھا۔ کسی غیر مرد کے کمرے میں اس کی تصویریں تھیں، وہ اسٹل یہ سب دیکھ رہی تھی۔
वो behज़ाद खान उसकी बड़ी-बड़ी आँखों में हैरानगी देखकर गहरा मुस्कुराते हुए तो बोला। उसकी तरफ बढ़ते उसकी आँखों में झाँका। तबरिश की आँखों में ठहरी नमी उसने चुनने के लिए हाथ बढ़ाया। तबरिश सहमते हुए पीछे हुई थी। अपने सर से सरकती चादर उसने अपने सर पर मज़ीद जमाई थी। behज़ाद खान ने फिर से कहका लगाया, कब तक आखिर कब तक? पर्दे तो आज गिरेंगे ही। आज रात तुम मेरी और कल सुबह तुम मेरे प्राइवेट जेट पर मेरे साथ यहाँ से 7 समुंदर और यहाँ तुम्हारे शौहर को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। behज़ाद खान ने कमीनगी से आँख मांगी थी। अब्रिश ब्राउन के साथ टेक लगाए सर नफ़ी में हिला गई। तुम्हारी मेरे पास ऐसी हज़ारों तस्वीरें हैं, जहाँ मैं वहाँ तुम। जानती हो तुम्हारा शौहर भी पोस्टर देख चुका है। क्या हालत हुई थी उसकी मैं बता नहीं सकता। behज़ाद खान लंबा साँस खींचकर मुस्कुराया था। क्या कह रहे हो तुम? अब्रिश के लब कँप-कँपाए थे। आँखों के आगे अंधेरा छाया था। कि उसे क्या हालत हुई थी उसकी। behज़ाद खान उसे कमीनगी से आँख मारते हुए सामने लगी एलईडी ऑन की। स्क्रीन पर ज़रहान खानज़ादा अपने बाल जकड़े एक कमरे में खड़ा इन पोस्टर्स को देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं। अब स्क्रीन पर ज़रहान खानज़ादा को देखकर फूट-फूट कर बुरी तरह रो दी थी। वो पागलों की तरह इन पोस्टर्स पर उँगलियाँ फेर रहा था। वो एक-एक करके पोस्टर फाड़ रहा था, चला रहा था, कमरे की चीज़ें उठा-उठा कर फेंक देखिए, देखते गहरे सांस ले रही थी, उसका बदन हुचकोलों की नज़र हुआ था। ज़रहान खानज़ादा ने अपना हाथ फैंसी मिरर वॉल पर मारते हुए ज़ख्मी किया तो अब्रिश गर्व से आंखें मीच गई थी। ज़रहान खानज़ादा का दर्द उसके दिल में उतर रहा था। तुम इस लिबास में आज किसी औरत के सामने भी नहीं जाओगी। आज तुम्हें कोई औरत भी देखे मुझे गवारा नहीं है। अब्रिश ज़रहान खानज़ादा को स्क्रीन पर देखकर उसके लफ्ज़ याद करते फूट-फूट कर रो रही थी। किसने नहीं देखा था? किसने नहीं देखा था उसे इस लिबास में, सवात की संधेरी ठंडी रात में कितने ही मर्दों की तस्कीन का ज़रिया बनी थी। बेपर्दा औरत को कौन-सा मर्द छोड़ता है? उसे भी सबने देखा था। स्क्रीन पर आग के शोले नज़र आ रहे थे। तमाम पोस्टर्स जला चुका था। आग की सुर्खी की तरह उसकी आँखों की रंगत थी। वो वहशत के आलम में चीख रहा था। अभी उसकी चीखें सुनते अपने कानों पर हाथ रख कर चुकी थी। वो समझ चुकी थी आज सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो अपना और इसका रिश्ता खो चुकी है। दर्द ही दर्द था जो उसे मार रहा था। बेचारा तुम्हारा शौहर। वो पोस्टर्स फाड़ कर समझ रहा है वो सब ख़त्म कर चुका है। ये पोस्टर तो हर जगह हैं। तो ये पोस्टर तो हर जगह हैं और मेरे दिल में वो तुम्हारी तस्वीरें कैसे मिटाएगा? और मैं सबसे बढ़कर मैं आज तुम्हारा जिस्म भी मेरा हो जाएगा। तुम्हारा जिस्म भी मेरा हो जाएगा। क्या करेगा मिस्टर खानज़ादा? सबसे लाइटर सिगरेट जलाता गहरा मुस्कुराया था। बेहज़ाद खान के मुँह से मिस्टर खानज़ादा सुनकर सिसक पड़ी थी। बेहज़ाद खान ने उसे सिसकने पर कहका लगाया। चच चच जबरिश बादशाह कोई अब तुम सोच रही होगी तुम उसे मिस्टर खानज़ादा बुलाती हो तो मुझे कैसे पता? बेहज़ाद खान ने सोफ़े पर टाँग रखी टाँग पर टाँग जमाई थी। जानती हो तुम्हें हर खबर वो बारबीना पहुँचाती रही है। अब्रिश ने चीखते हुए कहा। पता नहीं तुम्हारी इंटेलिजेंस का, तुम्हारी एम्बेसी का अमेरिका से आई लड़की एक 16 साला लड़की के हाथों बेवकूफ़ बन गई। अम, अब्रिश पाशा जो खुद को बहुत कुछ समझती है वो हर बार बेवकूफ़ बनी। कभी ज़ेम के अब तुम सोच रही हो कभी इस बारबीना के हाथों बेहज़ाद खान मुस्कुराते हुए बोला तो अब्रिश मुँह पर हाथ रखे चीखें मार-मार कर रोती थी। मेरी नज़रों में वज़रान खानज़ादा और उसकी हवेली तब से ही थी जब आहिल ने मेरी बहन को भगाया और उसकी मदद की तुम्हारे शौहर ने। उस दिन ही सोच लिया था ज़रान की इज़्ज़त पर ऐसा वार करूँगा कि वो बुलबुला कर रह जाएगा। मेरी नज़रों में वो ज़रान खान
उसे पता चलना चाहिए किसी की इज़्ज़त पर हमला करना कैसा होता है। फैज़ान खान टेबल पर रखा शो पीस ज़मीन पर मारता धाड़-धाड़। अबरी सहमते हुए खुद में सिमटी थी। बेज़ाद खान का खौफ उसकी रगों में दौड़ता खून जमा रहा था। अगर वो आहिल मेरे हवाले कर देता तो मेरी ज़रान खानज़ादा के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मगर उसने 5 माह से उसे छुपा रखा है, अपनी बीवी के भाई को बचाया। वो ब्रिज को देखता तंज़िया मुस्कुराया था। मेरी मकबर बारबीना 5 माह से उस हवेली में है, मगर आहिल के मुतल्लिक वो एक सबूत भी हासिल नहीं कर सकी। तुम्हारी और ज़रान की हर कन्वर्सेशन मुझ तक पहुँचती रही, मगर वो हमेशा तुमसे वो हमेशा तुमसे आहिल के बारे में छुपाता रहा। समझदार था वो, उसे अंदाज़ा था हवेली में मेरे मुख पर हो सकते हैं। बहज़ाद खान ने अफ़सोस पर बैठी क्रॉफ़र्ड से के साथ टेक लगाई थी। उसने बहुत सी मुलाज़माओं को हवेली से निकाल दिया, मगर बारबीना की कम उम्री और मासूमियत से धोखा खा गया। उसके पुराने वफ़ादार मुलाज़िम गुल खान की रिश्तेदार थी, इसलिए उसका शक बारबीना पर नहीं किया। बहुत कोशिश की किसी तरह ज़रान खानज़ादा से पता चल जाए आहिल और ज़रताज कहाँ हैं, मगर पता ना चल सका। ज़ाहिर खानज़ादा ज़रान खानज़ादा बहुत होशियार था। वो तो अपने साये को भी पता नहीं चलने दे रहा था आहिल कहाँ है। इसलिए मैंने अनाया को अगवा किया। ज़रान यहाँ मार खा गया था। उसके वहम गुमो गुमान में भी नहीं था उसके वहमो गुमान में भी नहीं था मैं अनाया को अगवा करूँगा, मगर मैंने ये कर लिया। बहुत कोशिश की उसने अनाया को मेरे केस से छुड़वाने की, मगर अफ़सोस बेचारा छुड़वा ना सका। अब भी वो अनाया को इसलिए बाजियाब करवा सका क्योंकि मैंने ऐसा होना दिया। मुझे अनाया से कोई मतलब नहीं था। मैं तो अनाया के तवज्जो से फ़ाहिल तक पहुँचना चाहता था। वो बेहज़ाद खान, वो सिर्फ़ 14 साल की है। तुमने 4 माह उसे अपने पास रखा। तुम ये कैसे कर सकते हो? ब्रिज चीखी थी। मैं अगर गिरा होता तो नाया की इज़्ज़त के साथ दिन-रात खेलता। मगर मैंने ऐसा नहीं किया। वो जैसी आई थी वैसे ही यहाँ से गई है। गिरा हुआ तुम्हारा भाई और वो शौहर है जिन्होंने मेरी इज़्ज़त के साथ खेला। वो हलक के बल दहाड़ा था। सरताज की 1 हफ़्ते बाद शादी थी। कार्ड्स तक बढ़ चुके थे। क्या-क्या झूठ बोलने पड़े मुझे। क्या-क्या बहाने बनाने पड़े। दुनिया पागल नहीं है, सब समझ गई थी। साथ सरताज की शादी तय थी, वो मिनिस्टर का बेटा था। क्या इज़्ज़त, क्या साख रह गई मेरी। बेज़ाद खान गरज उठा था। उसकी स्याह पथरीली आँखें लाल हुई थीं। सिर्फ़ तुम्हारे भाई और शौहर की वज़ह से ये सब हुआ। अनाया को अगवा करके मैंने तुम्हारे भाई से बदला लिया। तुम्हें अगवा करके ज़रान खानज़ादा से बदला लिया। मुस्कुराते हुए ठंडे लहजे में बोला। बेज़ाद खान की आँखें अब पुरसकून थीं, जैसे वो अब खुद पुरसकून था। वहाँ करके मेरे दिल का भी हाथ है। जिस दिन से तुम्हें दुल्हन के लिबास में देखा मैं पागल हो गया। तुम्हें दुल्हन की तरह सजा संवार कर अपनी बाहों में देखने का तमन्ना ही था। मगर वो ज़रान खानज़ादा ने फिर से मुझे मार दे दी। जिस दिन तुम्हारा उस ज़ईम के साथ निकाह था, मेरा उस दिन तुम्हें अगवा करने का इरादा था। मगर मुझसे पहले ज़रान वहाँ पहुँच गया। बेज़ाद खान ने गुस्से से टेबल पर मुक्का मारा था। फिर से उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। उसकी पल-पल बदलती रंगत देखकर सहम गई थी। सामने बैठा इंसान जितना ताकतवर लग रहा था, वो कोई साइको भी लग रहा था। मगर आज नहीं, आज तुम्हें मैं पा लूँगा। जब ज़रान खानज़ादा को पता चलेगा कि तुम इसके काबिल नहीं रही, वो तुम्हें छोड़ देगा। मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, बल्कि तुम्हें जान से मार डालेगा। तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारा दर्दनाक अंजाम करीब है। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, अब यकदम कर रही थी। पहुँचता उसका जबड़ा दबोच चुका था। वृष ने मज़ाहमत करते अपने दोनों हाथों से उसे खुद से दूर धकेलने की नाकाम सही की। उसकी दोनों कलाइयों को जकड़े ऊपर की तरफ बेड ग्राउंड के साथ अपने एक हाथ से पिन कर गया। एक हाथ से उसका जबड़ा खतरनाक हद तक दबोची उसके एक अतराफ पे अपना घुटना रखकर उस पर झुका। अब ऋषभ उसकी गिरफ्त में हिल भी नहीं पा रही थी।
वो मुश्किल साँस लेते भीगी आँखों से सहमी उसे बेबसी से देख रही थी। वो इस पहाड़ जैसे पागल इंसान का बेबसी और ज़िल्लत के एहसास से आँखों से मोती टूट कर बरसे थे। तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम इसकी जान लेकर रहूँगा। अगर इसने मुझे मार भी दिया तो तुम्हें तो वो कभी अपनाएगा नहीं। बोलो अपनाएगा वो तुम्हें? बेज़ात खान ने उसका जबड़ा खतरनाक हद तक दबोचते हुए सवाल किया। अब उसके सवाल और उसकी बेरहमी गिरफ्त पर आँखें मीच गईं। जवाब दो मेरी बात का। बेज़ात खान उसके कान के पास झुके इतनी ज़ोर से दहाड़ा था कि अबरिश पूरी तरह काँप उठी थी। नहीं अपनाएगा वो मुझे, अबरिश बमुश्किल बोलते बुरी तरह रो दी थी। बेज़ात खान कहका लगाकर हँस पड़ा था। अच्छी तरह जानती हो अपने मिस्टर खानज़ादा को? बेज़ात खान गहरा मुस्कुराया था। बेज़ात खान अब उसका जबड़ा छोड़कर अबरिश ने बमुश्किल साँस लेते उसे आँसुओं की चादर से देखा। बाद में ज़रान खानज़ादा की बीवी होने से पहले एक औरत हूँ। एक औरत को अपनी इज़्ज़त बहुत अज़ीज़ होती है। तुम्हें बदला लेना है तो लो मेरे भाई से, मेरे शौहर से, मगर अपने बदले में एक औरत को इस्तेमाल मत करो। तुम्हें खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। अब उसने रोते हुए इल्तिजा की। तुम्हें बदला लेने के लिए कौन कमबख्त यहाँ लाया? मैं तो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तुम्हारे इस खूबसूरत सरापे को पाने के लिए लाया हूँ। सरापे पर गहरी नज़र डालता और जो बड़ी सी चादर में छुपा हुआ था। फैज़ाद खान ने अपना एक हाथ उसकी चादर की तरफ बढ़ाया ही था। अब्रिश ने पूरी कुव्वत से अपनी टांग उसकी टांगों के बीच दे मारी थी। फैज़ाद खान दर्द से बुलबुला कर रह गया तो दर्द से कराहते हुए पीछे हुआ था। वार बड़ा ख़तरनाक था। अब्रिश ने अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल की थी। अब्रिश उसे दर्द से तड़पता देखकर तनसिया मुस्कुराई थी। ही नहीं रोगी तो मुझे बर्बाद कर सको। अब्रिश उसकी सुर्ख आंखों में देखते हुए आई थी। फैज़ाद खान ने उसकी तरफ बढ़ते पूरी कुव्वत से उसकी गाल पर ज़नाटे थाड़ थप्पड़ जड़ दिया था। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि अब्रिश के होंठों से खून निकलता उसकी हलक में उतरा था। अब्रिश को अपना सर झुकाता हुआ महसूस हुआ। फैज़ाद खान ने उसकी कलाइयाँ जकड़े से तकिए पर पटका था। अब्रिश को खूनख्वार नज़रों से घूरते हुए शर्ट के बटन खोलने लगा। मेरे करीब मत आना, मैंने अभी-अभी अपना बच्चा खोया है। अब्रिश उसे शर्ट उतारता देखकर गिड़गिड़ाई थी। वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। कहाँ से उसे चक्कर आ रहे थे, ज़िद के लुट जाने के खौफ से अपने होश तक नहीं गँवा पा रही थी। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा तो मकसद तुम्हें अपना बनाना है। मैं आज हर हाल में तुम्हें अपना बना कर रहूँगा। इतना बड़ा था कि अब्रिश ने बेज़ाद खान के सर पर मारने के लिए साइड टेबल से वाज़ उठाया ही था। इससे पहले वो बेज़ाद खान के सर पर मारती उसके हाथ से वो वाज़ जकड़ चुका था। तुम वाक़ई में जीदार औरत हो, मज़ा आएगा आज की रात तो। बेज़ाद खान उसकी दोनों कलाइयाँ जकड़ चुका था। नहीं बेज़ाद खान मुझे छूना मत। अब्रिश रोते हुए चीखी थी। बेज़ाद खान ने उसकी चादर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसका मोबाइल फ़ोन चिंगाड़ा। बेज़ाद खान ने गुस्से से साइड टेबल से मोबाइल उठाए कान से लगाया। अब्रिश की कलाइयाँ नहीं छोड़ी थी। कैसे हो सकता है? कैसे यहाँ आ सकता है? इधर उसे इधर का कैसे पता चला? बेज़ाद खान फ़ोन पर गरजते हुए अब्रिश की तरफ से अब्रिश के ऊपर से उठा था। उसने जल्दी से सामने लगी एलईडी ऑन की। और उसके गार्ड्स की गाड़ियाँ खड़ी थी जिन्होंने फार्म हाउस के गेट पर खड़े गार्ड्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बेज़ान खान ये देखता पागल हुआ था। इस फार्म हाउस का किसी को नहीं पता था और ज़रान खानज़ादा इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुँच सकता था। कैसे इतनी जल्दी यहाँ आ गया? ज़रान की गार्ड्स तादाद में बहुत से ज़्यादा थे। वो पूरी तैयारी के साथ आया था।
बेज़ाद खान गुस्से से पागल हुआ, "ये कैसे हो सकता है? तुम कैसे यहाँ आ सकते हो?" बेज़ाद खान दहाड़ा था, उस स्क्रीन पर ज़रान को देखकर पागल हो रहा था। "क्या हो बेज़ाद खान, अपनी मौत को देखकर पागल हुए हो?" अब्रिश की बात पर बेज़ाद खान ने गुस्से से उसकी तरफ रुख पलटे देखा था। "जिस मोबाइल के ज़रिए तुमने मुझे ट्रैप किया, इसी मोबाइल के ज़रिए मैंने तुम्हें ट्रैप किया।" मैंने गाड़ी इसी मोबाइल से गाड़ी में लोकेशन अपने भाई को भेज दी थी और वो बहुत आसानी से तुम तक पहुँच गई। अब गौर से देखो, ज़रान खानज़ादा की आँखों में सुर्खी के साथ तुम्हें अपनी मौत भी नज़र आएगी। अब्रिश ने स्क्रीन की तरफ देखा जहाँ ज़रान की आँखें सुर्ख थीं। वो पिस्टल पर हाथ पकड़े अंधाधुंध फायर कर रहा था। अब्रिश की आँखों से गर्म स्याल बहा था। जानती थी वो मर जाएगा, उसकी इज़्ज़त पर आँच नहीं आने देगा। बेज़ाद खान ने बेज़ाद खान ने उसकी कला आँखें सुर्ख थी। बेज़ाद खान उसकी कलाई से जकड़े कमरे से बाहर बेज़ाद खान अब्रिश अपनी कलाई छुड़वाती चीखी थी। बेज़ाद खान उसे लेकर फार्म हाउस के पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ा, जो घने जंगल की तरफ खुलता था। अब्रिश की कलाई जकड़े वो इस जंगल की तरफ बढ़ा। बेज़ाद, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अब्रिश उसके साथ घिसटते और चीखते हुए बोली। उसके पाँव में जूते तक नहीं थी। उसकी कलाई जकड़े ऊँचे नीचे पथरीले रास्तों पर गुज़र रहा था। अब्रिश की बुरी हालत हो चुकी थी, होंठ फटा हुआ, पाँव ज़ख्मी हो चुके थे, वो खाँसी अपनी चादर बमुश्किल सँभाले अपने चिकनाते वजूद को पर काबू पाए हुए थी। वो अपने होश खोना नहीं चाहती थी। बेज़ाद उसे छुए से गवारा नहीं था। फिर तारीकी में चल रही थी, बल्कि घिसटती जा रही थी, बिना रहम खाए तेज़ी से चल रहा था। अब्रिश की इतनी हिम्मत नहीं थी 2 कदम चल पाती, मगर बेज़ाद खान के शिकंजे में से भागना पड़ा था। जहाँ वो रुकती, पूरी कुव्वत से उसे घसीटता। "खुदा के लिए बेज़ाद, मुझ पर रहम करो।" वो घने जंगल में चीखी थी। अब्रिश की चीखों-पुकार पर उसकी कलाई जकड़े बेज़ाद ने उसे अपनी तरफ खींचा। उसने उसे इतनी बेदर्दी से खींचा था, वो मुँह के बल पथरीली ज़मीन पर गिरी थी। वो बेरहमी से उसे ऐसे ही जकड़े तेज़ी से आगे बढ़ा। बमुश्किल ज़मीन से उठती उसकी हम कदम हुई थी। ज़रान फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ। एक-एक कमरा उसने पागलों की तरह छान मारा था, मगर बेज़ाद और अब्रिश वहाँ नहीं थी। वो तैश और इश्तियाल से चीख उठा। उसके गार्ड्स बाहर थे, अंदर उसने किसी को आने नहीं दिया था। वो नहीं जानता था अब्रिश अंदर किस हुलिये में है। उस पर वो किसी की नज़र पड़ने नहीं देना चाहता था, मगर वो बेहज़ाद खान के साथ अकेली है। ज़रा ने एक बार ये सोचता एक बार फिर से वहशत के आलम में चलाया तो अपनी पिस्टल लोड करते फार्म हाउस के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा, जो खुला हुआ था। की तरह बेहज़ाद खान को तलाश कर रहा था, ऊँचे-नीचे। रास्ते को फलांगता वो भाग रहा था। बेहज़ाद खान, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूँगा। मेरी इज़्ज़त पर हमला किया, मेरी अब्रिश पर बुरी नज़र रखी, तुम्हारी आँखें निकाल दूँगा, वादा है मेरा तुमसे। ज़रान घने जंगल में चिल्लाया था। बारिश ने एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार की थी। अब्रिश की हालत याद करते वो मर रहा था। उसकी हालत कितनी नाज़ुक थी और इस बारिश में इस जंगली इंसान के साथ थी। "फ़िज़ाद खान, कहाँ हो तुम? बुज़दिल इंसान, भाग गए तुम!" वो फिर से चीखा था।
कंधे पर फायर हुआ, ज़रा ने चीखते हुए अपने बाएँ कंधे पर हाथ रखते मुड़ते हुए देखा, जहाँ बेज़ाद खान अब्रिश का हाथ जकड़े उस पर पिस्टल ताने खड़ा था। बेज़ाद खान के हाथ में अब्रिश की कलाई देखकर ज़रान खानज़ादा की आँखों में खून उतरा। अब्रिश नज़रें झुकाए खड़ी थी, सर से पैर तक चादर में लिपटी, एक हाथ से अपनी चादर कंधे से पूरी तरह जकड़े हुए थी। गाय बदहाल सी खड़ी थी, ज़रान की तरफ एक नज़र देखते उसकी आँखों की सुर्खी देखकर वो फिर से नज़रें झुका गई थी। बेज़ाद खान पर फायर करता बेज़ाद खान उसके हाथ में जकड़ी पिस्टल पर फायर कर चुका था। पिस्टल ज़रान के हाथों से छूटकर ज़मीन पर गिरी। ज़रान जल्दी से पिस्टल पकड़ने के लिए झुका ताकि बेज़ाद खान का फायर गूंजा था। ब्रिज की चीख इस घने जंगल में गूंजी थी। इससे पहले पिस्टल को फायर ज़रान के सर पर लगता, असफंदियार खान उसे पीछे को धकेलता सामने आ चुका था। बेज़ाद खान की पिस्टल का फायर असफंदियार खान के बाजू पर लगा था। इस असफन को देखा जो गहरे सांस लेता अपनी पिस्टल से बेज़ाद खान पर फायर कर चुका था। असफंदियार खान की पिस्टल से निकलता फायर बेज़ाद खान के दिल की साइड पर आकर लगा। बेज़ाद खान अपने साइने पर हाथ रख के पीछे को लड़खड़ाया। अब्रिश की कलाई भी उसने छोड़ दी थी। अब्रिश भागते हुए ज़रान की तरफ बढ़ी थी। वो ज़रान की तरफ बढ़ते इसके सीने में रोते हुए समा गई। ज़रान ने उसका थर-थर काँपता वजूद अपने सीने में सख्ती से खींचा था। ज़रान, ज़रान तुमने मुझे बचा लिया। अब्रिश उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े ज़रान की सुर्ख़ आँखों में देखते रोते हुए बोली, तुम्हें नहीं बचाया, अपनी इज़्ज़त को बचाया है। ज़रान उसकी आँखों में अपनी खून उतरी आँखें गाड़े बर्फ़ीले लहजे में बोला। अब्रिश उसके सर लहजे पर उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े शिद्दत से रोजे थी। बेज़ाद खान ने मुस्कुराते हुए दर्द से आँखें मींची थी। अपनी पिस्टल का निशाना उसने अब्रिश की तरफ किया, जो ज़रान खानज़ादा के गले से लगी थी। पिस्टल से उसके हाथ में फायर किया। पिस्टल उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ी। बेज़ाद खान लड़खड़ाते कदमों पर बमुश्किल खड़ा था। अब ज़रान ने अब्रिश को अपनी बाहों से अलहदा करते बेज़ाद पर पिस्टल तानी। असफंदियार खान ने भी बेज़ाद पर पिस्टल तानी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यार खान की सुर्ख आँखें ज़रान खानज़ादा की सुर्ख आँखों में गड़ी हुई थीं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते बेज़ाद खान को घूरा था। तो उन्होंने इकट्ठी बेज़ाद खान के सीने पर फायर किए थे। वो दोनों अपनी पिस्टल की तमाम गोलियां बेज़ाद खान के वजूद पर उतार चुके थे। पीछे को लड़खड़ाते ज़मीन पर गिरा।
کیا رکھا ہے तूने बेसात खान تو ज़रान खानज़ादा की इज़्ज़त पर नज़र रखेगा तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। असफंयार खान का राया था। असफंयार खान की बात पर ज़रान के लबों पर ज़ख्मी सी मुस्कुराहट की थी। आंखों में नमी उतरी थी। समायतों में असफंयार खान के लफ्ज़ गूंजे थे। मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, मेरी निकाह में आएगी। ज़रान खानज़ादा ने सुर्ख नमज़दा आँखों से असफंयार खान को देखा जो पिस्टल से कई फायर बेज़ाद खान पर कर चुका था, मगर उसे चैन नहीं आ रहा था। वो गहरे सांस लेते अपनी जेब से गोलियां निकालते फिर से पिस्टल लोड कर रहा था। खान के तैशो इश्तिहाल से सुर्ख चेहरे को देखते मुस्कुराया था। असफंयार खान आज भी उसका दोस्त था, उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा था, वो आ गया था। ज़रान असफंयार खान को देखता बेसाद खान की तरह इस बेजान वजूद से उसकी भी हिसाब किताब बाकी थी। उसने उसकी इज्जत को छुआ था, जब तक उसके चीथड़े ना हो जाते उसे चैन नहीं आना था। वजूद की तरफ बढ़े, दोनों ने उसकी बेजान वजूद में कई फायर कर दिए थे। दोनों गहरे सांस लेते बेजाद खान की लाश को देखते थे। दोनों की आंखों की सुर्खी का रंग एक जैसा था। दोनों की आंखों में तैशो इश्तियाल के साथ हल्की सी नमी थी। अब जो मुश्किल अपने कदमों के सहारे खड़ी लरज रही। उसे पथरीली ज़मीन ठंडी ज़मीन पर गिरता देखकर ज़रान जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा था। उसके बेहोश वजूद को अपनी बाहों में थाम गया। असफंयार खान बेजाद खान की लाश को घसीटते बहते गहरे दरिया की तरफ बढ़ा जो नीचे की तरफ गहरी खाई में बह रहा था। असफंयार खान ने बेजाद खान की लाश को उस दरिया के नज़र किया था। ज़रान अब्रिश की बेहोश वजूद को बाहों में उठाते तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा।